Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 23rd September 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download August 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about police reforms in India, and this topic is important from our syllabus paper 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. ये आर्टिकल आज आया क्यों है न्यूज़पेपर्स में. तो देखिए 22 सितंबर का दिन, यानी कि कल का जो दिन था, उस दिन आज से 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल जजमेंट दिया था जिसको हम लोग प्रकाश सिंह केस नाम से जानते हैं. दिस जजमेंट वाज गिवन इन 2006 ऑन 22 सितंबर, और इसके 15 साल पूरे हो गए इस जजमेंट के, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल लिखा है मीरान चड्ढा बोरावनीकर जी ने. तो इस आर्टिकल में इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद भी, इन दिस प्रकाश सिंह केस जो पुलिस रिफॉर्म्स का प्रोसेस है वो किसी भी स्टेट ने ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया है. क्या है प्रकाश सिंह केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वही देखेंगे हम इस आर्टिकल में, और इससे आपको पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बातें पता चलेंगी. और अगर पुलिस रिफॉर्म्स पे कभी कोई सवाल आ जाए तो आपको प्रकाश सिंह केस का जिक्र ज़रूर करना है. तो समझते हैं प्रकाश सिंह केस का बैकग्राउंड समझते हैं. प्रकाश सिंह साहब के बारे में पहले समझ लीजिए. ही इज़ अ रिटायर्ड IPS ऑफिसर. ही सर्व्ड एज DGP ऑफ UP पुलिस. ऑल्सो ही सर्व्ड फॉर आसाम पुलिस एज वेल. अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाला इन 1996 सीकिंग पुलिस रिफॉर्म्स. तो प्रकाश सिंह साहब का ऐसा मानना है, और मानना जो PIL उन्होंने डाला उसमें उन्होंने यही बताया कि पुलिस को फंक्शनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए. एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण पुलिस ठीक से अपना काम नहीं कर पाती है, उसके कारण लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है, और इसके कारण लोगों का ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से और पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम से कम होता है, और उससे डेमोक्रेसी वीकन होती है. ये आर्गुमेंट के साथ उन्होंने PIL डाला कि अगर पुलिस को फंक्शनल ऑटोनॉमी दे दी जाए, मतलब पुलिस को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचाया जाए, तो पुलिस अपना काम बखूबी कर सकती है और फिर लोगों का ट्रस्ट पुलिस सिस्टम पे इम्प्रूव होगा. तो ये आर्गुमेंट के साथ उन्होंने PIL डाला 1996 में. सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को एक्सेप्ट कर लिया. 10 सालों तक इसके ऊपर सुनवाई चलती रही, डिबेट्स चलते रहे, और फाइनली ऑन 22 सितंबर 2006 सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया. और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकाश सिंह केस में, इस लैंडमार्क जजमेंट में अपना जो डिसीजन दिया उसमें हर एक स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ को पुलिस रिफॉर्म्स लाने के डायरेक्टिव्स दिए. सुप्रीम कोर्ट इशूड गाइडलाइंस टू ऑल state and union territories government to bring police reforms in their respective areas. और ये तमाम स्टेट्स ने कुछ कुछ चेंजेस लाए हैं. बस इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि ज़्यादातर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैव फेल्ड टू इम्प्लीमेंट द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस डिस्पाइट 15 years of the judgment. As I said, the ruling issued a series of measures that were to be undertaken by the governments to ensure the police could do their work without worrying about political interference. तो ये दो टर्म आपको बस याद रखने हैं, political interference and functional autonomy. Due to excessive political interference, पुलिस की functional autonomy hamper होती है. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्टिव्स दिए थे प्रकाश सिंह केस में, ये ज़रा समझते हैं एक एक करके. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर शुड बी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्टेट सिक्योरिटी कमीशन. हर स्टेट में एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होनी चाहिए, और स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का काम होना चाहिए ट्रांसफ़र या पोस्टिंग से रिलेटेड फैसलों को लेना. क्योंकि आपको पता है कि पुलिस ऑफिसर्स को पॉलिटिशियंस इसी तरीके से हरास करते हैं. अगर वो पुलिस ऑफिसर्स कोई भी एक्शन लेते हैं अगेंस्ट पॉलिटिशियंस इन मैटर ऑफ करप्शन और एनी अदर वायलेंस, तो उस केस में फिर पॉलिटिशियंस उनका ट्रांसफ़र करा देते हैं, उनकी पोस्टिंग कहीं और करा देते हैं, आप पनिशमेंट पोस्टिंग करा देते हैं, ऐसे एरिया में करा देते हैं, फॉरेस्ट एरिया में या फिर ट्राइबल एरिया में जहाँ वो जाना नहीं चाहते पुलिस ऑफिसर्स. तो बिकॉज ऑफ द पनिशमेंट पोस्टिंग या बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र फिर पुलिस ऑफिसर्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं.
तो इस कारण से ये एक इस सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया कि एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बना दिया जाए जो पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को देखे, और इस तरीके से इट विल बी इंश्योर्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट यूज इट्स अनड्यू इन्फ्लुएंस इन पुलिस और ऑन पुलिस फोर्स। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देयर शुड बी ए सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर टीम। देखिए अभी हमारी पुलिस क्या करती है, अगर मान लीजिए कोई भी क्राइम हुआ तो पुलिस पहुंचती है वहाँ पे और फिर वो इन्वेस्टिगेट करती है कि ये क्राइम के पीछे क्या कारण हो सकता है, किसने किया है। तो एक काम होता है पुलिस का इन्वेस्टिगेट करना किसी भी क्राइम को, दूसरा काम होता है पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जैसे अभी पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा, उस टाइम में लॉ एंड ऑर्डर देखना कि हर जगह सही बंदोबस्त हो, कहीं कोई स्टैम्पीड ना हो जाए, कहीं कोई इशू ना हो जाए। तो लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन दो मेन फंक्शन है पुलिस के। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को दो टीमों में बांट देना चाहिए हर स्टेट में। जो लॉ एंड ऑर्डर टीम देख रही है वो बस लॉ एंड ऑर्डर देखे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो बस इन्वेस्टिगेशन देखे। इससे होगा क्या कि एफिशिएंसी बढ़ेगी काम में। जो इन्वेस्टिगेशन वाली टीम है उसको फॉरेंसिक ट्रेनिंग दिलाई जाए, उनके स्किल्स डेवलप कराए जाए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा अपने आप को स्किल्ड कर पाएँ और बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर पाएँ। वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर वाली जो टीम है उनको लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। अभी एक ही पुलिस ऑफिसर दोनों काम करता है, इस कारण से एफिशिएंसी सफ़र करती है। उसके अलावा पुलिस की एट्रोसिटीज़ को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। इनफैक्ट सेटअप ए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। पूरे स्टेट लेवल पे एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी हायर लेवल के ऑफिसर्स के लिए, आईजी डीआईजी के लिए, और नीचे लेवल के एसपी से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से और उसके नीचे के ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। तो अगर आपको किसी भी पुलिस ऑफिसर से कोई भी हरासमेंट फेस करना पड़ता है तो आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में जा करके अपना आप कंप्लेंट फाइल कर सकते थे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमीशन। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इज़ फॉर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। सो जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं, उन लोगों का, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स होते हैं, उन लोगों का ओवरऑल, या उनके चीफ होते हैं, उन लोगों का मिनिमम टेनियर वगैरह, उनका पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, इन सबको देखने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाने का रिकमेंडेशन दिया या गाइडलाइन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये तमाम गाइडलाइंस दिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल पहले। और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। फिक्सिंग 2 ईयर टेन्योर ऑफ डीजीपी को एक बार आपने बना दिया तो 2 साल से पहले ना हटाइए। 2 ईयर टेन्योर ऑफ एसपी एंड एसएचओ। तो बात बात पे ये जो लोग धमकी देते हैं कि ट्रांसफ़र कर दूंगा, वो नहीं होगा 2 ईयर का टेन्योर अगर फिक्स हो गया तो ये सब चीज़ें रिकमेंड की सुप्रीम कोर्ट ने। इनफैक्ट गाइडलाइन दिया, इट वाज नॉट जस्ट अ रिकमेंडेशन, इट वाज अ डायरेक्शन। लेकिन 15 साल बाद भी अभी हाल फिलहाल में इस पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव विच इज़ एन एनजीओ दैट वर्क्स फॉर ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। इसने बताया कि इसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था 2020 में। उसके हिसाब से इट हैज़ फाउंड दैट नॉट इवन वन स्टेट वॉज फुली कंप्लाइंट विद द एपेक्स कोर्ट डायरेक्टिव। सरल शब्दों में कहें तो एक भी ऐसा स्टेट नहीं है हमारे देश में जिसने सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह डायरेक्टिव को ठीक से या पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया है। तो यह है प्रकाश सिंह केस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस रिगार्डिंग पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। अगर पुलिस रिफॉर्म्स पे सवाल आ जाए तो प्रकाश सिंह केस को मेंशन किए बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट है। लेकिन उसके अलावा कुछ और भी पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के स्टेप्स लिए गए हमारे देश में पोस्ट इंडिपेंडेंस, इनको थोड़ा बहुत आपको याद रखना चाहिए। नेशनल पुलिस कमीशन बनाया गया था 1977 में। इसने कहा कि जो भी सीरियस केसेस हैं जैसे कस्टोडियल रेप, कस्टोडियल डेथ या डेथ इन केस ऑफ पुलिस फायरिंग, इस तरह के जो केसेज हैं उसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन मत दीजिए। उसमें इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल इंक्वायरी में होनी चाहिए, यानी कि जुडिशियरी लेड इंक्वायरी होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, कस्टडी में अगर डेथ हो गया, पुलिस कस्टडी में डेथ हो गया, तो दूसरी पुलिस टीम आकर के इन्वेस्टिगेट करती है। तो नेचुरली वो पुलिस टीम आकर के पहले पुलिस टीम को बचाएगी जिसने कस्टोडियल डेथ में जिसका हाथ है। कस्टडी में रेप हो गया पुलिस कस्टडी में, तो दूसरी पुलिस टीम इन्वेस्टिगेट करेगी। तो इस नेशनल पुलिस कमीशन में कहा गया कि इस तरह के अगर इशूज़ होते हैं तो दैट शुड बी टेकन केयर अंडर जुडिशियल इंक्वायरी। जुडिशियरी सीधा सीधा इंक्वायरी करे, ना कि पुलिस की टीम करे। उसके अलावा इस कमीशन ने भी बात की थी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन पुलिस वर्क हैज़ कॉज्ड अ ग्रॉस अब्यूज ऑफ पावर। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कंट्रोल करने की बात इसने भी कही थी। द रिबेरियो कमेटी, तो रिबेरियो साहब मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, बाद में रिटायर हुए, हाईली रेप्यूटेड आईपीएस ऑफिसर।
इनकी बातें आज भी पुलिस रिफॉर्म्स में इनकी बातें आज भी मानी जाती हैं। कई सारे आर्टिकल्स वो लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस वगैरह के लिए। तो रिबेरियो साहब इन्होंने इनकी कमेटी जब बनाई गई थी, इट इंडोर्स द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पुलिस कमेटी विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। तो ये जो नेशनल पुलिस कमेटी, इट वाज जस्ट लाइक दिस स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, लेकिन वो भी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उसके अलावा मलीमत कमेटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 2003 और इसको इस्टेब्लिश किया गया था रिगार्डिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इट वाज नॉट डायरेक्टली रिगार्डिंग पुलिस बट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो जेल में जो प्रोसेस है या इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसको कैसे और इम्प्रूव किया जाए, कैसे उसको और साइंटिफिक बनाया जाए, उसके लिए मलीमत कमेटी बनाई गई थी। ये भी याद रखिएगा, मलीमत कमेटी। उसके अलावा जो सेकंड ARC था, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसने तो एडमिनिस्ट्रेशन के हर एस्पेक्ट पे बात की है, विच वाज ब्रॉट इन 2005 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वीरप्पा मोइली। तो सेकंड ARC ने तो हर एस्पेक्ट पे बात की है, उसने पुलिस रिफॉर्म्स पे भी थोड़ी बहुत बात की है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। इस सेकंड ARC में भी यही कहा गया है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को बहुत हद तक कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल is taken from international segment. It is about SAARC meeting that has been cancelled and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो देखिए हाल फिलहाल में क्या हुआ कि सार्क कंट्रीज़ के, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली थी न्यूयॉर्क। नेपाल इस मीटिंग को होस्ट करने वाला था, लेकिन अब ये मीटिंग कैंसिल हो गई है और कैंसिलेशन के पीछे कारण है तालिबान, क्योंकि पाकिस्तान इंसिस्ट कर रहा था कि अफ़गानिस्तान जो कि सार्क कंट्री है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाए, यानी कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को, तालिबान द्वारा अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर को भी इस सार्क समिट में बुलाया जाए। बाकी सारे कंट्रीज़ अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, बाकी जो भी सार्क कंट्री हैं इंक्लूडिंग इंडिया, नेपाल, भूटान, ये जो भी हैं, ये सब लोगों ने अभी तक तालिबान को लेजिटिमेट गवर्नमेंट की तरह आइडेंटिफाई नहीं किया है अफ़गानिस्तान के। तो अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान कोई भी तालिबान को लेजिटिमेट सरकार नहीं मानता अफ़गानिस्तान को। तो ये कैसे अलाउ कर सकते थे उसके द्वारा अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर को टू पार्टिसिपेट इन दिस सार्क फॉरेन मिनिस्टर समिट इन न्यूयॉर्क। इंडिया ने तो हाल फिलहाल में क्लियरली कंडेम भी किया है तालिबान को। आई होप आपको वो आर्टिकल याद होगा रिगार्डिंग SCO समिट, हेड ऑफ द स्टेट समिट, मैंने कवर किया था, जहाँ पे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रेज्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग legitimacy of Taliban as a government in Afghanistan. He said that Taliban as a government was not created as a result of inclusive process. It does not include the opinion of the different segments or different community of Afghan society, and that is why it cannot be considered legitimate. And India wants a UN based solution for Afghanistan. It does not accept Taliban the way it is in present form as a legitimate government of Afghanistan. तो इंडिया ने तो साफ साफ कंडेम किया SCO समिट। बाकी सारे कंट्रीज ने भी अभी तक अफगानिस्तान के सरकार के तौर पे तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तो नेचुरली ये समिट कैंसिल होनी थी क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर के इस पर डिस्प्यूट हो गया। सारा खेल यहीं चल रहा है। तालिबान अपने आप को लेजिटिमेट सरकार की तरह प्रोजेक्ट करना चाहता है और दुनिया के ज़्यादातर देश इसको एक्सेप्ट नहीं करें, एक्सेप्ट फ्यू लाइक पाकिस्तान, चाइना। तो एक इसी से मिलता जुलता दूसरा न्यूज़ भी है वेर यू कैन सी दैट तालिबान वांट्स टू एड्रेस वर्ल्ड एट यूनाइटेड नेशन। अब तालिबान कह रहा है कि हम इस देश की सरकार हैं तो हमें भी यूनाइटेड नेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाना चाहिए। इन ए लेटर टू एंटोनियो गुटेरेस, जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, तालिबान नॉमिनेटेड स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन आज अफगानिस्तान UN एम्बेसडर। तो उसने अपना UN एम्बेसडर भी अपॉइंट कर दिया कि हमारी तरफ से ये UN की मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अब ये वर्ल्ड कंट्रीज़ पर डिपेंड करता है, UN पे डिपेंड करता है कि तालिबान को वो अलाउ करते हैं या नहीं। तो यही सबसे बड़ा अभी लास्ट ऑब्स्टेकल है तालिबान के लिए। तालिबान के लिए अफ़गानिस्तान को कैप्चर करना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा लेजिटिमेसी गेन करना, दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे तालिबान को एक सरकार की तरह एक्सेप्टेंस मिलना। तो दैट वुड बी अ बिग चैलेंज फॉर तालिबान। सार्क से रिलेटेड ये आर्टिकल था, तो सार्क कंट्रीज़ के बारे में एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इट वाज क्रिएटेड इन 1985 एंड इट वाज क्रिएटेड इन ढाका, जहाँ पे सार्क चार्टर साइन किया गया था बाय मेंबर कंट्रीज़। जब पहली बार सार्क को बनाया गया था इन 1985, उस टाइम में इसके बस 7 मेंबर्स थे, यानी कि देयर वर 7 फाउंडिंग मेंबर्स, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। बाद में अफ़गानिस्तान को भी इसमें ऐड कर दिया गया
in 13th annual summit of SARC in 2005, and with this Afghanistan became the newest member of SARC। और टोटल 8 कंट्रीज हैं अब SARC के अंदर इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। SARC का सेक्रेटेरिएट एंड हेडक्वार्टर है इन काठमांडू, नेपाल। SARC की हर 2 साल पे मीटिंग होती थी, समिट होती थी। तो जो लास्ट समिट होने वाली थी 19th समिट, दैट वाज टू बी हेल्ड इन इस्लामाबाद इन 2016, लेकिन उसके पहले उरी अटैक हो गया इंडिया के अंदर, और फिर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सारे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ने का फैसला ले लिया। उस कारण से इंडिया ने सार्क समिट को बायकॉट किया। तो बाकी सारे मेंबर कंट्रीज ने भी, एक्सेप्ट नेपाल, उन्होंने जो 19th सार्क समिट दैट वाज टू बी हेल्ड इन इस्लामाबाद इन 2016 उसका बायकॉट किया। तो तब से सार्क समिट हुआ ही नहीं है। तो सार्क प्लेटफॉर्म आप मान के चलिए कि एक तरह से अबैंडन्ड प्लेटफॉर्म है सिंस 2016 उरी अटैक। ये हाल फिलहाल में एक इनिशिएटिव लाया जा रहा था। 5 years लेटर ये सार्क कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कराई जाए न्यूयॉर्क में, लेकिन वो भी नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द करेंट कन्फ्लिक्ट ओवर तालिबान। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about Havana syndrome, and this topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. ये अभी तो Science and Technology segment में है ये आर्टिकल, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडिया और यूएस के बीच में मेजर इंटरनेशनल इशू भी बन जाए। तो समझते हैं क्या हुआ है। पहले समझते हैं हवाना सिंड्रोम क्या है। इट्स अ मेंटल हेल्थ सिम्टम। एकदम सरल तरीके से बताएं तो जो लोग भी हवाना सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, दोज हु आर इन्फ्लेक्टेड विद दिस चैलेंज ऑफ हवाना सिंड्रोम, उनको एक तरह की आवाज़ सुनाई देती रहती है हर वक्त। कुछ ऐसे पिंग, ऐसे कुछ आवाज़ आती रहती है उनके, जबकि बाहर से सच में कोई आवाज़ है नहीं, बट दे कीप ऑन हियरिंग दैट सर्टेन साउंड विदाउट एनी आउटसाइड नॉइज बीइंग प्रेजेंट। उसके कारण उनका हेडेक होता रहता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, इंसोम्निया फेस करते हैं, स्ट्रेस, मतलब पूरी तरह से मेंटल बैलेंस ख़राब हो जाता है। दोज पीपल हु आर इन्फ्लिक्टेड विथ हवाना सिंड्रोम। ये हवाना सिंड्रोम पहली बार कब रिपोर्ट हुआ और कब से ये शुरू हुआ है, क्यों इसका नाम हवाना सिंड्रोम पड़ा, वो भी ज़रा समझते हैं। देखिए 2016 में कुछ यूएस डिप्लोमेट्स और यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो हवाना में काम कर रहे थे, हवाना में स्टेशन्ड थे, हवाना इज़ कैपिटल ऑफ क्यूबा, वहाँ पे उनको पहली बार ये सिंड्रोम उनमें से कुछ लोगों को हुआ। दे फेल इल बिकॉज ऑफ हियरिंग ऑफ ए स्ट्रेंज साउंड, ऐसा साउंड जो बाकी किसी को सुनाई नहीं दे रहा। तो ये जो केसेज हैं इस तरह के सिंड्रोम के, ये पहली बार हवाना से शुरू हुए इन क्यूबा, और इसीलिए इसका नाम हवाना सिंड्रोम है। एक अजीब तरह की आवाज़ आती रहती है। अब ये हवाना सिंड्रोम के पीछे एग्जैक्ट कारण क्या है वो अभी तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए हैं। एग्जैक्ट कारण कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है, लेकिन इसी साल जनवरी महीने में एक रिपोर्ट आई थी बाय नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंस ऑफ यूएस। उसके हिसाब से हवाना सिंड्रोम इज़ or has happened because these diplomats and intelligence officers were subjected to high powered microwaves that damage their nervous system। तो मानना है कि हवाना के अंदर इनको इस तरह के हाई पावर्ड माइक्रोवेव के सामने रख दिया गया, और एक्सेसिव माइक्रोवेव के कारण उनका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, और जिस कारण से इनको इस तरह की आवाज़ आते रहती है। बट ये भी सर्टेन नहीं है अभी तक, ये भी बस अभी तक एक थ्योरी है विच इज़ येट टू हैव गॉट कंप्लीट एक्सेप्टेंस। तो मुद्दा ये है कि माना जा रहा है कि हवाना के अंदर जब ये यूएस के ऑफिसर्स काम कर रहे थे तो उनके ऊपर माइक्रोवेव अटैक हुआ है, उनके ऊपर माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा वेपन जो माइक्रोवेव रिलीज़ कर रहा था, जो न दिखा न समझ आया, लेकिन अटैक करके चला गया और उनके नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या होता है माइक्रोवेव वेपन? माइक्रोवेव वेपन इज ए एग्जाम्पल और ए टाइप ऑफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन जो सीधा एनर्जी निकाले, सीधा एनर्जी भेजे। तो उसका एग्जाम्पल है माइक्रोवेव वेपन। और भी हो सकता है कोई ऐसा वेपन जो सीधा लेजर इमिट करे, हाई इंटेंसिटी लाइट इमिट करे, जिससे सामने वाले के बॉडी के वो आर पार गुजर जाए। ऐसा हो सकता है ना कि इतनी हाई इंटेंसिटी की लेजर लाइट हो कि सामने वाले की बॉडी को वो पियर्स करके निकल जाए। अब सोचो, तो इस तरह के भी वेपन्स हो सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। डायरेक्ट एनर्जी वेपन का एक टाइप है माइक्रोवेव वेपन, जो माना जा रहा है कि जिसके एक्सपोजर के कारण ये यूएस के ऑफिसर्स बीमार हुए इन हवाना एंड दे आर नाउ फेसिंग हवाना सिंड्रोम। अब ये माइक्रोवेव वेपन या किसी भी तरह के डायरेक्ट एनर्जी वेपन में चाइना लीडर है। चाइना के पास बहुत सारे तरह के ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है। इंडिया भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। उनके कुछ नाम है जैसे काली या दुर्गा, बट दिस प्रोजेक्ट इज़ हाईली क्लासिफाइड।
अभी उसको पब्लिक तरीके से इंडिया उसको नहीं ला रहा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि इंडिया भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स डेवलप कर रहा है इन द नेम ऑफ काली एंड दुर्गा। लेकिन चाइना के पास, वर्ल्ड कंट्रीज वेल नो दैट चाइना हैज़ डेवलप्ड अ लॉट ऑफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, और माना जा रहा है कि हवाना के अंदर जो यूएस ऑफिसर्स के ऊपर ये माइक्रोवेव वेपन का अटैक हुआ है, विच इज़ ए टाइप ऑफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन, इट वाज कंडक्टेड बाय चाइना। तो चाइना ने यूएस के ऑफिसर्स के ऊपर ये अटैक कराया इन हवाना, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि क्यूबा के पास तो इस तरह का डायरेक्ट एनर्जी वेपन है नहीं। तो इस कारण से ये यूएस के ऑफिसर्स फेस कर रहे हैं हवाना सिंड्रोम सिंस देन। अब करंट न्यूज़ क्या है, क्यों इंडिया इस मामले में फंस गया है? क्योंकि देखिए, इसी महीने यूएस के इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो फॉर्मर CIA डायरेक्टर, इनफैक्ट करंट CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स वाज विजिटिंग विथ अनदर यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो सरल शब्दों में कहें, ये विलियम बर्न्स नाम याद करना जरूरी नहीं है, CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स साहब हैं ये, इनके साथ एक और CIA के इंटेलिजेंस ऑफिसर इंडिया आए थे, किसी और इसमें किसी समिट में आए होंगे, किसी पर्पज से आए होंगे, ठीक है। बहुत सारी इस तरह की क्लासिफाइड समिट्स होती हैं जो आम पब्लिक को नहीं बताया जाता है। तो CIA के ऑफिसर्स इंडिया आए थे, सीधी बात है, इसी महीने स्टार्टिंग में। उनमें से एक ऑफिसर, जब वो वापस गए यूएस, तो उनमें से एक ऑफिसर ने कंप्लेन किया है कि मुझे अब हवाना सिंड्रोम महसूस हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि इंडिया में कहीं ना कहीं उस ऑफिसर के खिलाफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया गया है, माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल किया गया है, और इस कारण से अब इंडिया के ऊपर भी क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं कि या तो आपने हमारे ऑफिसर के खिलाफ ये माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल किया है, नहीं तो आपके देश में चाइनीज़ स्पाई घूम रहे हैं, चाइनीज़ जासूस घूम रहे हैं, जिन्होंने हमारे ऑफिसर्स के खिलाफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल कर लिया है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दिस फिनोमेना ऑफ हवाना सिंड्रोम हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, ये मामला आगे भी बढ़ सकता है। अभी तक तो जितना डेवलपमेंट हुआ उसके बेसिस पे आपसे एटमैक्स प्रीलिम्स में सवाल इस तरह का पूछा जा सकता है रिगार्डिंग हवाना सिंड्रोम कि ये है क्या। The next article is taken from environment segment. It is about global air pollution standards. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. तो क्या है करंट न्यूज़? WHO ने ग्लोबल एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड रिलीज किया है कि क्या एयर के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स एट मैक्स कितना परमिसिबल होना चाहिए। WHO ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हाल फिलहाल में जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, उस कारण से पॉल्यूशन का हमारे हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ता ही जा रहा है। ये कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है, ये सब जानते हैं। लेकिन WHO ने मुद्दा ये है कि एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एयर क्वालिटी रिलीज़ किया है। ऐसा नहीं है कि WHO ये ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एयर क्वालिटी पहली बार रिलीज़ कर रहा है, इसके पहले 2005 में भी WHO ने ग्लोबल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड रिलीज़ किया था। तो WHO की ग्लोबल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ज़रा देखते हैं, उसमें सिर्फ दो पॉल्यूटेंट्स को लिया गया है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 मतलब वो पार्टिकुलेट मैटर, वो डस्ट जिनकी ओवरऑल डायमीटर जो है 2.5 माइक्रोमीटर से कम है। पार्टिकुलेट मैटर 10 मतलब वो डस्ट जिनकी ओवरऑल डायमीटर 10 से कम है, 10 माइक्रोमीटर से कम है। तो WHO का जो स्टैंडर्ड है 2005 में उन्होंने कहा कि एनुअल मीन, यानी कि ओवरऑल साल भर में एवरेज डस्ट 2.5 डायमीटर वाला, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 वाला होना चाहिए 5, और किसी एक पर्टिकुलर एक दिन में थोड़ा बहुत बढ़ करके 15 तक हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली पार्टिकुलेट मैटर 10 के लिए उन्होंने कहा कि एनुअल मीन, एनुअल पूरे साल का एवरेज 15 होना चाहिए, किसी एक दिन 45 तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया का खुद का अपना एक स्टैंडर्ड है रिगार्डिंग पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या पार्टिकुलेट मैटर 10, जो कहता है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कैन बी 40 एनुअल मीन और 1 पर्टिकुलर डे पे 60। तो यानी कि WHO से लगभग 7 गुना, 8 गुना या 5 गुना ज़्यादा स्टैंडर्ड हमारा है, और उसको भी हम मीट नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे यहाँ पे इतना एयर क्वालिटी हो तो हम मानते हैं कि बहुत अच्छा है। WHO कह रहा है कि 515 होना चाहिए, हम कह रहे हैं 40-60 होना चाहिए, और ये भी हमारा नहीं होता। हमारे यहाँ पे जनरली दिल्ली वगैरह में 400 हो जाता है, 600 हो जाता है कभी कभार, तो सर्दियों के टाइम में। तो ज़रा समझते हैं कि WHO का तो ये स्टैंडर्ड है, लेकिन इंडिया का स्टैंडर्ड जो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS में है, वो इस तरह का है कुछ। तो ज़रा समझते हैं कि NAAQS है क्या, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर पावर गिवन टू इट
बाई एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ 1981। इसमें 12 पॉल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है। 12 पॉल्यूटेंट्स हैं पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लीड, बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक, निकेल। इसको याद करना जरूरी है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। एक बात आपको यह और याद रखनी है कि नेशनल एयर क्वालिटी, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये कुछ ही शहरों में 12 के 12 पॉल्यूटेंट्स मेजर किए जाते हैं जो सीपीसीबी ने डेवलप किया है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग के 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, इसके लिए एक अलग से स्टैंडर्ड है। इन 8 पॉल्यूटेंट्स के लिए एक अलग से स्टैंडर्ड है जिसका नाम है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एक है NAAQS, एक है NAQI, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। दोनों को ही बनाया है सीपीसीबी ने, बट नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर स्वच्छ भारत मिशन, एंड इसको भी सीपीसीबी ने बनाया है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर। लेकिन नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में बट ये 8 पॉल्यूटेंट्स मेजर किए जाते हैं। नेशनल एयर क्वालिटी, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में ये 12 पॉल्यूटेंट मेजर किया जाते हैं। मेन अंतर बस यही है। स्टूडेंट्स के मन में मेन सवाल उठता है कि सर ये 2 अलग अलग बनाने की क्या जरूरत थी? तो अलग अलग बनाने की इसलिए ज़रूरत थी कि ये 12 पैरामीटर्स कुछ ही शहरों में गिने जाते हैं, जब यानी कि NAAQS कुछ ही गिने चुने शहरों में, जबकि ज़्यादातर शहरों में NAQI का इस्तेमाल होता है। NAQI कुछ इस तरह का दिखता है। 8 पैरामीटर्स, उनके क्या स्टैंडर्ड हैं? अगर 0 to 50 है तो ग्रीन, यानी कि एयर का क्वालिटी गुड है, 51 to 100 है तो सेटिस्फैक्टरी। इस तरीके से नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक डैशबोर्ड होता है हर शहर में। गुवाहाटी में भी आपने देख रखा होगा अलग अलग जगहों पे, जैसे गुवाहाटी हाईकोर्ट के बाहर इस तरह का लगा हुआ है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का डैशबोर्ड। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन। वहीं पे आपको ऊपर दिख जाएगा कि हमारे शहर में पर्टिकुलेट मैटर कितना चल रहा है। ये पर्टिकुलेट मैटर इज़ बिटवीन 0 to 50, तो आपको मान के चलिए कि गुड है स्टैंडर्ड। इफ़ इट इज़ बिटवीन 51 to 100 तो सेटिस्फैक्ट्री है। तो हर तरह के 8 तरह के पॉल्यूटेंट के लिए क्या नंबर है, क्या उसका कलर है और क्या डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन मतलब गुड है कि सेटिस्फैक्ट्री है कि पॉल्यूटेड है, पुअर है, वेरी पुअर है, सीवियर। तो 6 तरह के डिस्क्रिप्शन है, 6 तरह के कलर हैं और 6 तरह के कैटेगराइजेशन हैं और 8 तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं अंडर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू रिवाइज करिकुलम ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक। एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज a 12-member स्टीयरिंग कमिटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ माधव गाडगिल। नो, दिस इज रॉन्ग। अंडर चेयरमैनशिप ऑफ K. Kasturi Ranjan. So the correct answer will be option A, 1 only. Purple revolution is associated with aromatic crops. Correct answer option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.